तलाक की रेखा। तलाक की बात आज पूरी तय हो चुकी थी। प्रातः ही दोनों बच्चों को मसूरी के स्कूल में भेज देना है। वह दोनों खूब खुश हैं कि प्रातः ही मसूरी जा रहे हैं, जहां उनके इतने सारे मित्र पहले ही चले गए हैं। उन बेचारों को क्या पता कि उन्हें मसूरी भेजने के निर्णय के साथ ही उनके माता पिता भी अलग हो रहे हैं। उनका यह घर हमेशा के लिए छूट रहा है। इस समय पत्नी भी ऊपर के कमरे में नहीं है। वह शायद नीचे कहीं अपना कुछ सामान ठीक कर रही होगी। सब सोच विचार कर ही हम दोनों ने यह फैसला किया है। दोनों बच्चे मसूरी में पढ़ेंगे और खर्चा मैं भेजता रहूँगा। छुट्टियों में वे आधा समय मेरे पास रहेंगे और आधा समय माँ के पास। हम दोनों प्रातः ही घर छोड़ देंगे। मैं तो चला जाऊँगा विनयनगर। मैं एक मित्र के घर पेइंग गेस्ट की तरह, और पत्नी चली जाएगी अपने स्कूल के क्वार्टर में, जहाँ वह साथ ही हॉस्टल की मेंटेन का कार्य संभाल सके। पत्नी को भी मैं आर्थिक सहायता देने का इच्छुक था, पर उसके स्वाभिमान को चोट पहुँचती। वैसे मेंटेन एवं अध्यापिका के नाते उसे इतना वेतन मिल जाता है जो उसके लिए काफ़ी है। आज की रात इस छत के नीचे हमारे परिवार की अंतिम रात थी। मैं इस घर को रख सकता था, पर इसके साथ विवाहित जीवन के 11 वर्षों की इतनी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं कि इसे छोड़ देने का निर्णय करना होगा। हम पति पत्नी दोनों कोई छोटे बच्चे नहीं हैं और ना ही भावुकतावश अलग होने का निश्चय किया है। तलाक की बात पहले भी एक दो बार उठी। हम दोनों ने इस पहलू पर विचार किया है। एक ही टूटे हुए शीशे में मुंह देखते रहने की बजाय टुकड़ों में सूरत देखते रहना कम कष्टदायक है, पर वर्षों के साथ की बात याद करके हम अलग होने का साहस नहीं कर पाए। इस बार हमने पहले ही तय कर लिया था कि भावुकता के वश में होकर नहीं विचारेंगे, और जब ऐसी बातें उठेंगी यही सोचेंगे कि वह दिन कितने अच्छे थे, पर अब नहीं निभती है तो ज़बरदस्ती किसी मुर्दे को घसीटने से क्या लाभ। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करते थे, लेकिन जिस तरह आईना पुराना होने पर धुंधला सा हो जाता है, उसी तरह शादी के 11 वर्ष ने हमारे प्रेम के आईने को धुंधला कर दिया था। पहले कभी 2-4 महीने के आपस के झगड़े हो जाता था तो एक दूसरे से रूठ कर दोनों ही खाना छोड़ देते थे, लेकिन कभी हमारे झगड़ों से रात खराब नहीं होती थी। रात को हम अलग अलग तरफ मुंह करके लेटते और अंत में मुझे या रेखा को हार मानकर एक दूसरे के पास आ जाना पड़ता था। लड़ाई के बाद यह संधि का हर क्षण इतना मज़ेदार होता था कि कभी कभी उसका आनंद लेने के लिए रेखा से झगड़ा मोल लेना का जी चाहता था, लेकिन फिर झगड़े जल्दी जल्दी होने लगे। कभी मैंने साग तरकारी में नमक ज़्यादा होने पर रेखा को जलीकटी सुना दी, तो कभी रेखा ने बाज़ार से कोई चीज़ खरीद कर ना लाने पर मुझे आड़े हाथों ले लिया। जब से 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, रेखा उनकी देखभाल में मुझसे ज़्यादा करने लगी थी। कुछ दिन तो मैं यह सोचकर चुप रहा कि छोटे बच्चे हैं, उनको माँ की देखभाल की पूरी आवश्यकता है, लेकिन जब बच्चे बड़े होकर स्कूल जाने लगे तब रेखा के प्रेम में वह पहले जैसी बात नहीं पाई। मुझे ऐसा लगा रेखा का वह पहला प्रेम बनावटी था। शायद शादी उसने मुझसे सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही की थी, या फिर उसका प्रेम गृहस्थी का बोझ संभाल नहीं सका था। कारण कुछ भी हो, आज हमने फैसला कर लिया है कि अलग अलग हो जाने में ही हमारी भलाई है। ऐसा लगता है अगर हम ज़्यादा दिनों साथ रहे तो किसी दिन हमारा कोई भी मामूली झगड़ा बढ़कर बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेगा
और उसी वक्त हमें मनमुटाव के कारण शत्रुओं की तरह एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। इससे कहीं अच्छा है कि हम दोस्तों की तरह राजी खुशी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मैं कमरे में बैठा सोच रहा हूँ और अंधेरा बढ़ रहा है। मैंने बत्ती जलाने का प्रयत्न भी नहीं किया, लेकिन यह घर है कि अपनी बातें बंद नहीं करता। इसकी दीवारें ज़ोरदार शब्दों में बोलती तो मैं उतने ही ज़ोरदार शब्दों में उत्तर देता, पर इसकी दीवारें तो केवल धीमे स्वरों में फुसफुसाती हैं। मेरा मन कहता है कि घर तो केवल बेजान ईंटों और लकड़ी का एक भवन है, पर तब भी मकान खामोश नहीं होता। मैं उठकर चहलकदमी आरंभ कर देता हूँ। शायद फुसफुसाहट बंद हो जाए, पर कमरे में मेरा और पत्नी रेखा की हंसी का स्वर गूंजता है, वैसे ही जैसे हमारे जुड़वा बच्चे होने पर उसका नाम सोचते सोचते हंस पड़ते और गूंजा था। मैं लपक कर दूसरे कमरे में चला जाता हूँ, जहाँ चारपाई पर नन्हे बच्चों को हंसी का स्वर गूंज रहा है। उधर मुड़ता हूँ तो मेरी कुर्सी, जिस पर बैठकर न जाने मैंने पुस्तकों द्वारा किन किन नगरों की सैर की है, कैसे कैसे पात्रों के सुख दुख में हिस्सा बटाया है, यह क्या बेवकूफ़ी है। मेरा मन मुझको समझाता है, यह केवल एक घर है, बेजान ईंटों और लकड़ी का घर। यह कोई स्मृतियों का संग्रहालय नहीं, लेकिन घर भी मानो तो खिड़कियों मुझे यूं देखती है मानो घर को आंखें हो मेरी बेवफाई को गालिन एवं क्रोध से देख रही है। फूलों की सुगंध से कमरा महक उठा है, पर देखता हूँ अपने नेत्र के स्थान पर फूलों के गमले में मुरझाए हुए फूल झूल रहे हैं। इस कमरे में बैठकर न जाने कितने गीत गुनगुनाए हैं, कभी बच्चों को बहलाने के लिए, कभी मेरी फरमाइशों को पूरा करने के लिए। क्या उनका संगीत इन दीवारों का रंग बदल कर उनके नीचे बंद किया जा सकता है? घर का क्या दोष, हम चारों की प्रतिदिन की बातें एक दूसरे को प्यार, क्रोध एवं साथ सुख और एक साथ तय की हुई मंजिलों की छाप, उनकी प्रतिध्वनि ही तो दोहरा रही है। ये दीवारें स्मृतियाँ चारों ओर से घिरी जा रही हैं। जब विवाह के पश्चात हमने यह घर किराए पर लिया था, तो अगले दिन हम दोनों पति पत्नी इसके हर कमरे में गए, आलिंगन बंद होकर कमरे की दीवारों को अपना साथी बनाया था। इस घर में दो छोटे छोटे बच्चों का प्रथम रुद्रांश सुना था, उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। इसी घर की और हर सांस लौटाते समय मेरे रुके कदमों में तेजी आती जाती थी। भावुकता में आकर मैं घर के हर कमरे में घूम आया और चारों ओर से घिरी आती स्मृतियों को भगाने के लिए मैंने सामने का द्वार खोल दिया। मन में यही बात थी कि रात्रि की निवृत्ता इन दीवारों की प्रतिध्वनियों को भी शांत कर देगी, पर मैं इसमें असफल रहा, क्योंकि द्वार पर पहुंचते ही रेखा ने साफ सुथरे द्वार पर एक सी रेखा खींच दी थी और शरारत भरी नज़रों से कहा था, इस घर में आज से रेखा का राज है। यह दरवाजे से पता लग जाना चाहिए। और हर बार रंग करवाने के पश्चात रेखा उस रेखा को भी ताज़ा कर देती थी। मैं बाहर निकल आया, लेकिन सामने ही कमबख्त वहाँ झाड़ी थी, जिसकी ओट में बैठकर हम चांदनी रातों में चांद निकलने की प्रतीक्षा में घास पर बैठे रहते थे। मैं आगे बढ़ गया। उधर शायद ऐसी कोई स्मृति न हो, पर एक ठंडी हवा के झोंके ने फौरन याद दिला दिया कि पहले जब हम दोनों उधर गए थे और ठंडा झोंका आया तो रेखा मुझसे लिपट गई थी, यह कहकर कि मैं तो कोट पहन कर भी नहीं आई।
इतनी ठंड होगी इधर, यह पता नहीं था। मैंने हंसकर कहा था, अगर कोट होता तो मेरे साथ कौन लिपटता, और वह लज्जाकर और भी सिमट कर मेरे पास आ गई थी। मैं अंधेरे में आगे बढ़ गया, हरी घास पर होता हुआ पत्थरों की ओर, जहाँ इतना अंधेरा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर तारों की झिलमिलाहट आँख मिचनी का खेल खेल रही थी, और चुपचाप खड़ा हो गया। और तब मैंने उसे देखा, वह वहाँ अपने प्रिय पत्थर पर बैठी हुई थी, चुपचाप शांत। उसने आने की आहट भी नहीं सुनी थी। मुझे संदेह हुआ कि शायद वह अंधेरे का ही खेल है, या मुझे कोई बैठा हुआ लग रहा है। पर इतने में बादल कुछ छूट गए, पर पूरे नहीं। उनमें से छन कर आते प्रकाश में उसका शरीर कुछ कुछ दिखने लगा। उसके सुनहरे बालों पर चांदनी की लहरें खेलने लगी। मैं तो समझा था वह अंदर अपना सामान ठीक कर रही होगी, पर याद आया कि सब कमरों में तो मैं घूम आया था, पर वह वहाँ कहीं नहीं थी। मैं कुछ बोलता नहीं और ना ही लौट पाया। मैं धीरे से आगे बढ़ गया और उसके पास बैठते हुए अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। क्या इन दीवारों की प्रतिध्वनियों ने मुझे इस ओर भेजा था? हम दोनों चुप बैठे रहे, और मैं सोचता रहा कि वह कौन सी शक्ति थी जिसने हम दोनों को सुनसान नीवर रात्रि में यहाँ एक स्थान पर भेज दिया। उसने बताया, मुझे रुलाई आ रही थी, मेरा गला घुटता जा रहा था, और मैं सोच रही थी कि प्रातः हम अलग हो जाएंगे, अपनी अपनी राहों पर चले देंगे। फिर जीवन में कभी मिलन हो या नहीं, अगर ना मिले तो मैं यहाँ तुम्हें कब कहाँ पाऊंगी कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी। चुप रहो, मैंने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। अब उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, सच कहते हो तुम, कहकर वहाँ मेरे पास आ गई। पर तभी उसे कुछ याद आया। बोली, कितनी ठंड है बाहर, और तुमने कोट भी नहीं पहना। मैं बोला, अगर कोट पहनता तो तुम्हारे इतने पास ना आता। और हम दोनों ठहर कर हंस पड़े। इतने में दोनों उठे और हाथ में हाथ थामे दौड़ पड़े घर की ओर। सबसे पहले उन सब कागज़ों को फाड़ने जिस पर हस्ताक्षर करवाने के लिए सुबह ही हम दोनों के वकीलों को आना था। पर रास्ते में दरवाज़ा पड़ गया और रेखा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया और दरवाजे पर खींची हुई रेखा को अपने नाखून से और भी गहरा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।